क्या रशियन एयर डिफेंस मिसाइल ने अजरबैजान एयरलाइंस के जहाज को गिरा दिया? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक तो उस पर बात करेंगे, दूसरी जानिब मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर वफात पा गए हैं। उनके ऊपर भी उनको ऑब्वियसली बड़े एक क्रूशल वो एक लीडर थे हिंदुस्तान के, और जो फाइनेंशियल एक मॉडल था उनका उसी को फॉलो किया। उस पर भी बात करेंगे, मगर बात आज शुरू करते हैं जो अजरबैजान एयरलाइन बाकू टू ग्रोजनी ग्रोजनी है चेचनिया के अंदर, वो जहाज था फ्लाइट J28243 बुध के रोज अक्ताऊ काजकिस्तान के अंदर क्रैश लैंड होते हुए जो वीडियो आई है, बड़ी ही खौफनाक वीडियो है। और वीडियो एक्चुअली जहाज के अंदर जो लोग थे उससे भी आई। तो अपेरेंटली एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इसने लॉक किया इस जहाज को, और फिर प्लेन के साथ जाके फटा। अपेरेंटली लोग अंदर जहाज के उस वक्त जख्मी हुए, इंजन एक साइड का ख़त्म हो गया। और फिर जब इन्होंने परमिशन मांगी रशियन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, उन्होंने लैंड करने से इनकार कर दिया अपने एरियाज के अंदर। इनफैक्ट अब ये भी बात आ रही है कि कैस्पियन सी जो है उधर ये रहा था कि ये प्लेन क्रैश हो जाए, मगर जो पायलट था और फर्स्ट उसका जो अफसर था, उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए जहाज को अक्ताऊ एक जगह है काजकिस्तान के अंदर, उधर क्रैश लैंड कराया। तकरीबन 38 के करीब लोग जहां बहक हो गए हैं जो खबरें आ रही हैं, मगर इसके साथ साथ अल्लाह का एक करम है, 30 के लगभग लोग जो हैं वो बच गए हैं। इसको हादसा तो नहीं कह सकते, इसको एक टारगेटेड अटैक कह सकते हैं। अब अमरीकी ऑफिशियल्स का भी इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है, और वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जी ये रशियन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था। और कनाडा ने बहुत एक इजहार किया है परेशानी का। अब रशिया की तरफ से जवाब जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, और अब देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन का किधर जाता है। इस वक्त क्यों करेगा रशिया इस तरीके से एक्ट? क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, क्या हिसाब था, यह हमें नहीं पता। मगर मैं ये पता है कि जो रशियन सदर हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, वो बहुत ही अपने आप को अपनी पावरफुल पोजीशन दिखा रहे हैं। उनकी अभी हाल ही के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने रशिया को मजबूत किया है, और मजबूत किया है तो इसलिए अब यूक्रेन की जंग भी वो लड़ रहे हैं। सीरिया से भी उन्होंने अपना फुटप्रिंट थोड़ा कम किया है। तो रशिया थोड़ा अग्रेसिव होता नजर आ रहा है। और ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि सीरिया के अंदर क्या हुआ, उसमें टर्किश मुदाखलत क्या थी, और अजरबैजान और टर्की यानी दो जिस्म एक जान वाला हिसाब है। और ये भी टर्क्स भी यही कहते हैं। तो मैसेज कहीं और भेजा जा रहा है। अब अजरबैजान अमेरिका के भी सिक्योरिटी जो नक्शे हैं उसके अंदर भी आ गया है। और काराबाग वॉर के बाद जब उन्होंने आर्मीनियंस को बाहर भेजा तो रशिया उससे भी अपना थोड़ा परेशान था और घबराया हुआ था। तो सब चीज़ें मिला के मेरे ख्याल से रशिया और अजरबैजान, यहाँ तक कि अजरबैजान एक रशियन सोवियत सैटेलाइट था, अभी भी वहाँ पे रशियन बोली जाती है बहुत कॉमनली, बट थोड़ा सा एक पुश हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता टर्किश की तरफ भी और टर्किश कैरेक्टर्स की तरफ भी। मगर एट द सेम टाइम ये एक टेंस मोमेंट है डेफिनेटली। और जो अजरबैजान के सदर हैं इल्हाम अलीयव साहब, उन्होंने भी अपनी काबीना को बुलाया, और ये बात हुई कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो एक डेफिनेटली अजरबैजान एयरलाइंस बुरी एयरलाइंस नहीं है, सेफ्टी रिकॉर्ड भी अच्छा है उसका, मगर उसको इस तरीके से अटैक करना या अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट करना, डेफिनेटली टेंशन्स वहाँ पे बढ़ेंगे बिटवीन रशिया अजरबैजान टर्की की वजह से भी। क्योंकि रशिया कहता है कि जी हमें बिट्रे किया है टर्की ने, जो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। पुतिन साहब ने बाहर तो नहीं कहा, मगर फिर भी कि बिट्रे किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि टर्की का जो साथ दिया है एर्दोआन का पुतिन ने,
उसकी खिलाफ वर्जी हुई है एक तरीके से, जो सीरिया के अंदर ये सब कार्रवाइयाँ करके। एक तरफ तो ये चीज़ हो रही है, एक जहाज़ के ऊपर इस तरीके से वार हुआ अजरबैजान और कॉकस एरिया, चेचनिया, रशिया के एरिया के अंदर। दूसरी जानब यमन के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर इजराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट पे एयर स्ट्राइक्स की। ऑब्वियसली कोई नई बात इसमें नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से 14 महीने से ये चीज़ होती आ रही है। मगर उस वक्त एयरपोर्ट पे, सना एयरपोर्ट पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल तेद्रोस हैं, डायरेक्टर जनरल, वो मौजूद थे और उनका एक यूएन स्टाफ मेंबर और कुछ और लोग जख्मी भी हुए, प्लेन क्रू भी। और बेसिकली इन एयर स्ट्राइक के अंदर 6 लोग जहां भाग हुए वो मौजूद थे। ये जो एयर स्ट्राइक्स उनके जो जहाज था उसके करीब हुई, उसने जो स्ट्रिप थी बेसिकली टेक ऑफ की, जो लैंडिंग स्ट्रिप है, उसे डैमेज किया और वहां पे वो स्टक हो गए। तो अब मरते मरते करीब आए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस, और फिर उन्होंने अपने एक्स के ऊपर भी आगे स्टेटमेंट दिया कि वो यमन के अंदर मौजूद थे, जो वहाँ पे यूएन के वर्कर हैं, स्टाफ हैं, उनको पकड़ा गया हुआ है, तो उसके लिए, उनकी निगोसिएशंस के लिए मौजूद थे। और हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन यमन के अंदर जो है उसको असेस करने के लिए हम वहाँ पे मौजूद थे। अब यमन और इजराइल का एक तरीके से अक्टूबर 7 के बाद एक चेन एक्टिवेट हुई थी। हूथीज ने टारगेट भी किया और जो बाबल मंदबिज का एरिया है उसे, उसके थ्रू जो कंटेनर शिप जा रही थी उसे टारगेट भी किया, कैप्चर भी की, सिंक भी की। तो वो एक तरीके से नो गो एरिया बन गया था। मगर नेतन्याहू ने पूरा सफाया जो कर दिया हमास लीडरशिप का, हिजबुल्लाह लीडरशिप का, इनका वो सफाया नहीं कर सका। ऑब्वियसली यमन के अंदर डिस्टेंस भी है, सऊदी मौजूद है। अब ये भी खबरें आ रही थी कि सऊदी अरेबिया ने भी कुछ स्ट्राइक्स ऑर्डर की थी उस तरफ, यानी जो हूती टारगेट्स के ऊपर और इस तरीके से। बट एट द सेम टाइम आप हूतीज को चैलेंज नहीं कर सकते उस एरिया के अंदर। वो हमेशा एक रेलिवेंट फोर्स और रेलिवेंट पावर रहेंगे उधर, और अपनी ताकत की प्रोजेक्शन वो करते रहेंगे, चैलेंज करते रहेंगे अमेरिका, इजराइल और जो और पावर्स हैं, गल्फ की पावर्स भी जो हैं, उन्हें वहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस, क्योंकि अब हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से हट गया है, तो अब ईरान भी अपनी पोजीशन यमन के अंदर हूतियों के जरिए कंसोलिडेट कर सकता है। ये तो बात हो गई जो टेंशन चल रहे हैं दुनिया के अंदर, और ऑब्वियसली यूरोप और मिडल ईस्ट के अंदर। उसके ऊपर जाते जाते मनमोहन सिंह साहब के ऊपर थोड़ी बातें। वजीर आज़म हिंदुस्तान के साबिका 92 साल की उम्र के अंदर इंतकाल, वफात पा गए। और एक बड़े ही एक मंझे हुए सियासतदान तो थे ही वो, मगर इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक मिरेकल जो 90s के अंदर आना शुरू हुआ, उसके भी एक तरीके से आर्किटेक्ट ये समझे जाते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान न्यूक्लियर ट्रीटी की गई 2008 के अंदर, न्यूक्लियर एनर्जी ट्रीटी, उसके अंदर मनमोहन सिंह का बहुत अहम किरदार था। बराक ओबामा ने भी इस चीज़ की बात की, गेस्ट ऑफ ऑनर भी आए वो फर्स्ट बराक ओबामा के पहले वाइट हाउस स्टेट डिनर के ऊपर 2008 के अंदर। ये जो न्यूक्लियर डील ट्रीटी उन्होंने साइन की सिविलियन एनर्जी के ऊपर, उसने एक फ्रेमवर्क बनाया कि फॉर फ्यूचर इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर। तो डेफिनेटली इनका एक बहुत अहम किरदार रहा है। इनकी पैदाइश हुई थी वाह के एरिया में, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर, और उसका तो पाकिस्तान का एरिया नहीं था मगर हिंदुस्तान में, जो बाद में पाकिस्तान बना। और फिर नकल मकानी करके ये जब पार्टीशन हुई तो ये हिंदुस्तान की तरफ पहुँचे, और वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका अपना करियर, इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमिस्ट, उसके बाद हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर हिंदुस्तान के वजीर आज़म कांग्रेस की हुकूमत में। और ये ज़िंदगी है बेसिकली कि एवरी वन इट्स अ साइकिल, हर किसी को इसके थ्रू जाना पड़ता है। 2008 के अंदर मनमोहन सिंह साहब ही थे मेरे ख्याल से जब ये 26/11 मुंबई अटैक्स हुए थे,
और उसने भी अमेरिका और हिंदुस्तान की पोजीशन को एक यकजहता कर दिया था, टेररिज्म फोकस पर लाके और पाकिस्तान को फोकस में रख के। खैर, आज के लिए इतना ही। आप बताएं आप क्या समझते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली बार तक। अल्लाह हाफ़िज़।